हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथ्स वन। ये जो सेट्स टॉपिक चल रहा था उसका अगला वाला पार्ट। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आखिरी टॉपिक, मतलब ये लेक्चर आखिरी लेक्चर होने वाला है ये जो सेट्स वाला चैप्टर है इस पे। तो फटाफट से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये पूरा प्रैक्टिस सेट 1.4 ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ आज का ये जो चैप्टर है उसको भी ख़त्म कर लेंगे। हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। अब हम सेट्स पर ऑपरेशंस करना सीखेंगे। ऑपरेशंस मतलब सेट्स पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं। सेट्स में हम अलग तरह के ऑपरेशंस करते हैं, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, जैसे न्यू यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। अब इंटरसेक्शन का अगर मैं आपको सिंपल मतलब समझाऊँ तो इंटरसेक्शन का हमेशा याद रखना कि कॉमन। जब भी मैं इंटरसेक्शन वर्ड बोलूँ तो आप ये समझ लेना कि मैं कुछ कॉमन की बात कर रहा हूँ। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया और उसमें ले लिया सेट ए। सेट ए की वैल्यू मैंने रख दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सपोज जो हमारा सेट ए है उसके अंदर छः एलिमेंट्स है, छः मेंबर्स है, और उस वो क्या क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड उसके बाद अगर मैं सेट बी ले लूँ सपोज, और उसको मैं मार्क कर दूँ या फिर उसके अंदर मैं जो एलिमेंट्स डालूंगा वो रहेंगे 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सपोज ये जो एलिमेंट्स है वो है सेट बी के एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। उससे पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी। ये है हमारे पास दो सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का जो सिंबल रहता है, इंटरसेक्शन का सिंबल, इंटरसेक्शन का जो सिंबल रहेगा वो हमको उल्टा यू लिखना है। मतलब अगर ये सिंबल हमने लिखा है किधर तो वो हो जाएगा इंटरसेक्शन का सिंबल। तो अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी लिखना है या फिर ए और बी का इंटरसेक्शन सेट लिखना है तो वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि जब भी हमको इंटरसेक्शन का कुछ भी चीज़ें लिखनी है तो वो हो जाएगा उल्टा यू। तो हमको जब भी ए इंटरसेक्शन बी लिखना होगा उसका मतलब हम कॉमन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने इधर सीख लिया कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखता है। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले जो सेट्स का जो बेसिक रूल है, जो हमको कर्ली ब्रैकेट बनाना है वो बना लेंगे, और उसके बाद हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। जो हमारा ये दो सेट्स है उन दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको पिकअप करेंगे और इसको इंटरसेक्शन वाले इसमें डाल देंगे। मैंने आपको बताया था कि जो इंटरसेक्शन वर्ड है, मैं जब भी इंटरसेक्शन वर्ड बोलूँगा उसका मतलब होगा कॉमन। तो मतलब हम सेट ए है और सेट बी है, इसमें से दोनों जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हम निकाल कर जो इंटरसेक्शन वाला सेट है उसमें फिट कर देंगे। तो हम देखें तो इधर जो 5 है और जो 6 है, ये दोनों जो एलिमेंट है, ये दोनों जो नंबर्स है वो कॉमन नंबर्स है। या और आप कोई भी नंबर देख लो 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, तो मतलब और कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं है, सिर्फ 5 और 6 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5, 6। आई होप आपको ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब है? जैसे हमने इंटरसेक्शन में एक वर्ड देखा था कॉमन, तो अगर हम यूनियन का वर्ड देखें तो वो हो जाएगा टोटल। टोटल या फिर कंबाइंड। अगर जब भी मैं यूनियन बोलूँ तो उसका मतलब होगा कंबाइंड। अगर मैं यूनियन बोलूँ तो उसका मतलब होगा कंबाइन। इसको फिर से वही एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं ए लिख दूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और बी यहाँ पर लिख दूँ 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो इन दोनों का अब हमने इंटरसेक्शन देखा जो था 5 और 6, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे यूनियन। यूनियन मतलब यूनियन का जो सिंबल है वो है यू। जब भी मैं सिंबल बोलूँगा, सिंबल, तो इसका जो यूनियन का जो सिंबल है वो होता है यू, और जो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, सिंबल, वो होता है उल्टा यू। अब हम इसको देखें तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, इधर हमने लिखा है कंबाइंड। कंबाइंड मतलब दोनों को मिलाकर, दोनों का टोटल। तो वो उसका अगर दोनों का हम टोटल देखें तो वो क्या है
1 2 3 4 5 6 ये वाला तो पूरा सेट आएगा। टोटल मतलब हमको दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। जब भी मैं यूनियन बोलूँ, यूनियन मतलब क्या, यूनियन मतलब एक साथ, यूनियन मतलब कंबाइंड, यूनियन मतलब एक। तो दोनों सेट्स को अगर हम एक कर दें तो वो हो जाएगा यूनियन ऑफ अ सेट। तो सपोज मैं दोनों एलिमेंट्स को एक साथ, दोनों जो एलिमेंट्स है, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है उनको मैं एक साथ लिख दूंगा। तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया हमारा सेट ए के सारे एलिमेंट्स। अब हम सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स फिट कर देंगे। तो बी के एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7 8 9 10। लेकिन 5 और 6 तो हमने एक बार लिख दिया, मतलब 5 और 6 हमने एक बार लिख दिया, और रूल्स के हिसाब से, जो सेट के रूल्स है उसके हिसाब से हम एक ही एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिख सकते। तो हम जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स पे जंप करेंगे। जैसे हम 5 देखें तो 5 भी कॉमन है, मतलब दोनों में कॉमन है, तो इसको स्किप करेंगे। 6 भी कॉमन है तो इसको भी स्किप करेंगे और लिखेंगे क्या, 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10। तो आई होप आपको ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाला जो कंसेप्ट था वो अच्छे से समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो है डिसजॉइंट सेट। सपोज इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो सपोज हमारे पास एक सेट है ए, इसको हम दूसरा एक सेट लिख देंगे जैसे पी, क्योंकि हमने पिछली बार भी ए लिखा, उसके पिछली बार भी ए लिखा था, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए अब हम ये वाले सेट को लिख देंगे पी। और पी में अब हम वैल्यू डाल देंगे 2 4 6 8 एंड 10, और हम इधर लिख देंगे क्यू। और जो सेट क्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 3 6 9 12 एंड 15। अब हमको दोनों सेट को देखना है। दोनों सेट में अगर कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं रहेगा। सपोज ये 6 को अगर हम अभी फिलहाल हटा देते हैं तो ये सेट क्या हो जाएगा, 3 9 12 एंड 15, और ये सेट को क्लोज कर दे तो P और Q दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। मतलब 6 जब तक था तब तक ये दोनों में एक एक कॉमन एलिमेंट था, 6 और 6। लेकिन मैंने 6 हटा दिया तो दोनों सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और जब भी दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट नहीं रहता है तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। और अगर दोनों सेट में एक भी अगर एलिमेंट कॉमन रहेगा तो वो होगा हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, मतलब वो डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। डिसजॉइंट सेट किसको कहलाता है, अगर दो सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट का मतलब क्या है, सपोज एक सेट है ए, फिर से हम ए वही वाला लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसको क्लोज कर देंगे। तो जो ए के कितने एलिमेंट्स है, ए में कितने एलिमेंट्स है, हम देख पा रहे हैं कि ए में जो एलिमेंट्स है वो है 6 एलिमेंट्स है ए में। तो हम ए के एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, तो जब भी हमको नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट लिखना है तो हम एन ब्रैकेट सेट का नाम लिख देंगे। जब भी हम ये सिंबल लिखेंगे एन ब्रैकेट ए तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। एन का मतलब नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इस ये वाला जो सिंबल है उसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, और सेट का नाम हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो वो हो जाएगा एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि जो एलिमेंट ए, जो सेट ए था उसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए क्या हो गया, एन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 6। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, मतलब ये वाला जो टॉपिक है वो पूरा, मतलब ये वाला जो टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1.4 वाला, वो पूरा के पूरा टॉपिक एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। मतलब वो मैक्सिमम क्वेश्चंस में लगाना है, मतलब लगभग हर क्वेश्चन में वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी, मतलब जो ए यूनियन बी वाला जो सेट है, ए यूनियन बी मैंने क्या बताया था कि कंबाइंड वाला सेट है, वो इक्वल क्या होगा, जो ए सेट में जितने भी नंबर्स है प्लस बी सेट में भी जितने भी नंबर्स है माइनस ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी नंबर्स है। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमको ये जो ए यूनियन बी है
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये हमको मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का बैठेगा। तो ये फॉर्मूला को हम अच्छे से याद कर लेंगे। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे, ये फॉर्मूला को अगर हम एग्जाम्पल से समझे और एग्जाम्पल ले सेम यही वाला, सपोज अगर हम यही वाला एग्जाम्पल ले और इसको यहाँ पर सेम एग्जाम्पल को यहाँ पर लिख दे और इसी क्वेश्चन के हेल्प से हम ये जो फॉर्मूला है उसको समझे, तो ए यूनियन बी कितने एलिमेंट्स है। सपोज अगर हम पहले से ही ए यूनियन बी निकाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, हमने इधर देखा था कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 एलिमेंट्स है ए यूनियन बी वाले सेट में। तो एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 10। तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला में अगर हम सब चीज़ सब्स्टिट्यूट करें तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी तो हमको फाइंड करना है क्योंकि ये आर एच एस में है, सॉरी एल एच एस में है, तो इसको हम फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना था 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 प्लस एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 था, 6 प्लस 6 माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या था 2, तो माइनस 2, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, इसका क्या मिला हमको आंसर 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10। तो इधर से भी हमको क्या मिला, ये फॉर्मूले में हम अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो इधर से भी हमको मिला 10, और अगर हम क्लियरली देखें मतलब बस ऑब्जर्वेशन करें तो उससे भी हमको जो आंसर मिला वो मिला 10। तो इससे प्रूफ क्या होता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, अब बस इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये प्रूफ हमको पूछता नहीं है, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ जाएंगे और प्रैक्टिस सेट 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें लिखा है इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15, मतलब एन ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 15, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू क्या है 29, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या है 29, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 7। तो हमको क्या पूछा है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी पूछा है हमको। तो हम ये वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिख देंगे। हम इधर लिखेंगे वी नो, हमको पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला से हमको ये एन ऑफ बी भी मिल जाएगा। कैसे, एन ऑफ ए यूनियन बी कितनी वैल्यू है 29, तो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 29 इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए की वैल्यू 15 है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इज इक्वल्स टू 15 प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो वो एज इट इज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 7 तो हम इधर लिख देंगे -7। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 29 की वैल्यू है वो हो जाएगी 15 माइनस 7, और 15 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा 8 प्लस एन ऑफ बी। अब एन ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, ये 8 को वो साइड शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 8, एंड 29 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 21। तो एन ऑफ बी की जो वैल्यू है वो आ गई हमको 21। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये स्टेप नहीं समझा तो मैं इधर वापस से समझा देता हूँ। एन ऑफ बी को हमने वो साइड लेकर गया, 29 को हमने वो ये साइड लेकर आ गया, या फिर अगर हम सिंपल देखें हमने बस एन ऑफ बी की जगह चेंज कर दी और 29 की जगह चेंज कर दी, बस और कुछ नहीं किया है। तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 29 माइनस 8। आई होप आपको ये वाला स्टेप अच्छे से समझ होगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑफ बी फाइंड करने बोला था, हमने फाइंड कर दिया और इसको बॉक्स के अंदर फिट कर दिया, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। अब जो हमारे पास आगे के क्वेश्चन है, आगे के हमारे पास 3 क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम बेस है, मतलब हमको वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा है और हमको पूछा है मतलब सेट में आंसर देना है।
हम या फिर तो उसका आंसर दे देंगे वर्ड्स केस में सबसे पहले। लेकिन ये वाला जो मेन मुद्दा है कि अगले 3 क्वेश्चन हो गए वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। वर्ड प्रॉब्लम्स ये वाले थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे होते हैं, मतलब हर वर्ड प्रॉब्लम के जैसे नहीं हो गए। ये वर्ड प्रॉब्लम थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट और कंसेप्चुअल रहेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम आसानी से आएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा सेकंड क्वेश्चन बोलता है इन एन हॉस्टल देर आर 125 स्टूडेंट्स। मतलब एक हॉस्टल है जिसमें टोटल 125 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। उसमें से जो 80 बच्चे हैं वो चाय पीते हैं, दे ड्रिंक टी। फिर उसके बाद 60 ड्रिंक कॉफ़ी, मतलब 60 बच्चे जो है वो क्या पीते हैं, वो कॉफ़ी पीते हैं। एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, और जो 20 लोग हैं वो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। मतलब हमको ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना है जो टी मतलब चाय या कॉफ़ी दोनों भी नहीं पीते। तो सबसे पहले हम इधर लेट कर लेंगे। लेट लेट क्या करेंगे कि जो 125 स्टूडेंट्स है ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट में आ गया। कैसे? अब टोटल ही स्टूडेंट्स अगर 125 है तो वो तो टोटल हो जाएगा, और टोटल मतलब यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब हम इधर लेट करेंगे, लेट यूनिवर्सल सेट, लेट स्टूडेंट इन हॉस्टल, स्टूडेंट्स इन हॉस्टल बी यू। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, एन ऑफ यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 125। इसके बाद वापस से लेट करेंगे कि 80 बच्चे जो है वो क्या पीते हैं, वो पीते हैं चाय। स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, हु ड्रिंक टी बी टी। सपोज हमने उसको टी सपोज कर लिया तो ये हो जाएगा एन ऑफ टी। या फिर ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम बाद में एक ही साथ कर देंगे। लेट स्टूडेंट्स इन हॉस्टल बी यू, स्टूडेंट हु ड्रिंक टी बी टी, एंड दोज हु ड्रिंक कॉफी बी सी। सपोज जो टोटल जो स्टूडेंट्स है उसको मैंने यू मान लिया, जो चाय पीते हैं जो टी पीते हैं उसको मैंने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो कॉफ़ी पीते हैं उसको मैंने सी सपोज कर लिया। तो एन ऑफ यू क्या हो जाएगा? एन ऑफ यू जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं? 125। एन ऑफ टी कितना हो जाएगा? जो कितने लोग चाय पीते हैं तो वो पीते हैं 80 लोग, तो 80। इसके बाद कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं? एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 60। तो अभी हमको जो टोटल जो स्टूडेंट्स है उसका नंबर मिल गया, जो चाय पीते हैं उसका नंबर मिल गया, और जो कॉफ़ी पीते हैं उसका नंबर मिल गया। अब हमको फाइंड क्या करने बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। मतलब हमको ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना है जो ना कि चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो ऐसे कौन कौन है? सपोज अगर हम इंटरसेक्शन निकालें या फिर सबसे पहले यूनियन निकाल दें, क्योंकि हमको ये जो फॉर्मूला है उसका किधर ना किधर तो यूज़ करना है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूज़ करना है, तो इसके लिए हमको यूनियन निकाल लेंगे। उसके लिए हमको इंटरसेक्शन की हेल्प लगेगी, तो हम इधर इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, या फिर नहीं, इधर ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, इधर टी इंटरसेक्शन सी होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी, और हमको इधर गिवन होगा, क्या गिवन है? दोज हु ड्रिंक टी 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। मतलब 20 जो लोग हैं वो टी एंड कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ये सब जिधर भी हमको एंड दिख जाए तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो टी और कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं? एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20, क्योंकि दोनों चाय और कॉफ़ी 20 लोग पीते हैं, तो टी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? 20। तो अब हम ये जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देंगे और यूनियन फाइंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर उससे पहले हम लिख देंगे वी नो क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी। इधर ए और बी की जगह पे टी और सी है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है या फिर टेंशन लेना है, बस ए और बी की जगह पर टी और सी लिखना है। अगर आपको ये नहीं जमता है तो सबसे पहले ए और बी के टर्म्स में लिख दो। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अब ए और बी की जगह पे टी और सी लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी।
और इसको फिर बाद में इरेज कर देना है क्योंकि इसका हमको यूज़ ही नहीं है। ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें जो वैल्यूज़ है तो टी यूनियन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कितना है 80, तो हम इधर लिख देंगे 80 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी जो कि है 60, तो हम प्लस 60 लिख देंगे, प्लस 60 माइनस, और माइनस जो है वो फॉर्मूला में ही है टी इंटरसेक्शन सी, तो वो है 20, तो हम इधर लिख देंगे 20। तो यूनियन में क्या आएगा, एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 80 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 140 माइनस 20, 140 माइनस 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 140 माइनस 20 जो है 120। तो हमको इधर क्या मिला कि टी यूनियन सी मतलब दोनों जो पीते हैं, सपोज अगर हमने टी माना है जो चाय पीते हैं और सी माना है जो कॉफ़ी पीते हैं, तो टी यूनियन सी क्या हो जाएगा, जो दोनों पीते हैं। इधर हमको क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, तो इधर हमको क्या मिला, जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो ये हो जाएगा टी यूनियन सी। तो अगर हम ये जो टोटल है, ये जो यूनिवर्सल सेट है 125, इसमें से अगर हम चाय या कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ये टी यूनियन सी वाले, अगर हम यूनिवर्सल सेट में ये दोनों पीने वाले को अगर हम माइनस कर दें तो हमको ऐसे बच्चे मिलेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो दोनों भी नहीं पीते। आई होप आपको ये चीज़ें समझ रही होगी। अगर हम ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एन ऑफ यू में से अगर हम ये वाली जो स्टूडेंट्स है जो दोनों पीते हैं उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों भी नहीं पीते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ, इसके ऊपर लिख देंगे नाउ एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ऐसे बच्चे जो दोनों भी नहीं पीते इज इक्वल्स टू एन ऑफ, और इसको अगर हम लिख दे कि सपोज वो है एन, सपोज ऐसे स्टूडेंट्स जो टी और कॉफ़ी दोनों भी नहीं पीते वो है सपोज एन स्टूडेंट्स who do not drink tea और कॉफ़ी, बी एन। सपोज हमने इधर एक और एक चीज़ डिनोट करी कि जो दोनों भी नहीं पीते उसको हमने मान लिया एन, तो वो क्या हो जाएगा एन ऑफ एन। मतलब हमको एन ऑफ एन कैसे मिला, जब हमने यूनिवर्सल सेट में जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले बच्चे हैं उसको हमने माइनस करा तो हमको ऐसे स्टूडेंट्स मिल गए जो दोनों भी नहीं पीते। तो वो क्या है, एन ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ऑफ एन की वैल्यू हो जाएगी ये एन ऑफ यू 125 माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी, और इसकी वैल्यू है 120 माइनस 120। तो एन ऑफ एन की जो वैल्यू मिली दैट विल बी इक्वल्स टू 125 माइनस 120 विच इज़ इक्वल्स टू 5। मतलब जो लोग चाय या कॉफ़ी दोनों नहीं पीते उनकी जो संख्या है, उनकी जो नंबर है वो है 5। मतलब 5 स्टूडेंट्स चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते। तो हम इधर आंसर लिख देंगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक, सपोज हम एक दूसरे मतलब एक कॉलम बनाकर इधर दूसरे साइड लिख रहा हूँ, हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी इज 5। मतलब 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट, नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। इधर तक को तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है। क्या क्वेश्चन है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50 स्टूडेंट्स पास हुए इंग्लिश में, 60 स्टूडेंट पास हुए मैथ्स में और 40 स्टूडेंट्स पास हुए दोनों में। नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ, मतलब ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में फेल हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब हमको ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करना है जो सिर्फ एक या फिर तो दो या फिर एक या फिर तो दो सब्जेक्ट में पास हुए। तो ऐसे कितने बचे जो एक या फिर एक से ज़्यादा में पास हुए। तो हम इधर सबसे पहले पिछली बार की तरह लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, जितने जो बच्चे इंग्लिश में पास कर रहे हैं उसको ई लिख देंगे। लेट स्टूडेंट्स
हु पास्ड इन इंग्लिश, पास्ट इन इंग्लिश, बी ई, मतलब इंग्लिश में जितने भी स्टूडेंट पास हुए उसको मैंने मार्क कर दिया ई। पास्ट इन मैथ्स, बी एम, मतलब जो इंग्लिश में पास करे हुए है उसको मैंने लिख दिया ई, और जो मैथ्स में पास हुआ है उसको मैंने लिख दिया एम। तो एन ऑफ ई क्या मिला, एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू 50 एंड एन ऑफ एम, मतलब जो इंग्लिश में पास हुआ है वो 50 है एंड जो मैथ्स में पास हुआ है वो है 60। इधर क्या लिखा है, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब 40 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हुआ है। दोनों में पास हुआ है मतलब ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, जो कॉमन दो बच्चे हैं वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो ई इंटरसेक्शन एम क्या होगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, ई इंटरसेक्शन एम इज इक्वल्स टू 40। तो हमको क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम जो वो एक फॉर्मूला गिवन था उसके हेल्प से हम यूनियन फाइंड कर लेंगे। जो यूनियन क्या होगा, जो दोनों में पास हुआ है, तो हम सबसे पहले यूनियन फाइंड कर लेंगे। वी नो कि जो एन ऑफ ई यूनियन एम दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। इसके बाद हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ई यूनियन एम हमको फाइंड करना है, तो एन ऑफ ई यूनियन एम विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ई कितना है 50, एन ऑफ एम 60, तो 50 प्लस 60 कर देंगे इज इक्वल्स टू 50 प्लस 60 माइनस माइनस क्या करने का है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, मतलब ये वाला टर्म एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम इज इक्वल्स टू 40 माइनस 40, दिस विल बी इक्वल्स टू 50 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 10, और 10 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 70। तो एन ऑफ ई यूनियन एम, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 70। और हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स। और इधर हमको क्या मिला, या फिर तो वो इंग्लिश में पास हुआ है, या फिर तो वो मैथ्स में पास हुआ है, या फिर तो दोनों में पास हुआ है। इसका मतलब ये जो आंसर है यही हमारा है फाइनल आंसर। तो ये जो या फिर तो इंग्लिश में, या फिर तो मैथ्स में, या फिर तो दोनों में जो पास होने वाले लोग हैं वो है 70। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, 70 स्टूडेंट्स पास एटलीस्ट वन ऑफ द टेस्ट, या फिर वन ऑफ द सब्जेक्ट। 70 students has passed in at least one of the subject, one of the subject। इसी के साथ हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पढ़े, इस पे एक एस्ट्रिक मार्क्स है। एस्ट्रिक मार्क मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स, हॉबी ऑफ 227, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल उसमें आएंगे 220 स्टूडेंट्स। इसके बाद आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग, मतलब रॉक क्लाइंबिंग के लोग क्या है, रॉक क्लाइंबिंग के लोग है 130। उसके बाद 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। 180 स्टूडेंट्स, स्काई वॉचिंग के कितने लोग हैं, स्काई वॉचिंग इसके है 180 स्टूडेंट्स। एंड 110 स्टूडेंट हु फॉलोज बोथ द हॉबीज, मतलब जो बोथ फॉलो करते हैं वो कितने स्टूडेंट है, वो है 110 स्टूडेंट। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट है जो ना ही ये हॉबी को फॉलो करते हैं, जो ना ही रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं और ना ही स्काई वॉचिंग को फॉलो करते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स है ये पूछने बोला है। इधर बेसिकली 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा है जो दोनों भी फॉलो नहीं करते, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि कितने लोग सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं। और तीसरा में पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, कि कितने लोग सिर्फ स्काई वॉचिंग की हॉबी को फॉलो करते हैं। तो हमको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करना है ताकि सबको ये समझ में आए। सबसे पहले जो लेट वाला पार्ट है उसको कर लेंगे। लेट
स्टूडेंट्स हु स्टूडेंट लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखना होता है. लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी यू, और एन ऑफ यू कितना आएगा 220. इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये टोटल है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू है. स्टूडेंट्स हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग हॉबी, स्टूडेंट्स हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग बी आर. सपोज जो रॉक क्लाइंबिंग फाइंड कर जो हॉबी फॉलो करते हैं वो हो जाएगा आर. एंड स्काई वॉचिंग बी एस, और जो स्काई वॉचिंग फॉलो करते हैं उसको हमने एस मार्क कर दिया. जो टोटल स्टूडेंट है उसको यू, जो रॉक क्लाइंबिंग फाइंड करते फॉलो करते हैं वो आर, और जो स्काई वॉचिंग करते हैं उसको एस. तो हम इधर लिखे तो एन ऑफ यू कितना हो जाएगा, एन ऑफ यू मतलब टोटल स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे 220. इसके बाद एन ऑफ आर मतलब रॉक क्लाइंबिंग कितने फॉलो करते हैं वो हो जाएंगे 130. और जो स्काई वॉचिंग फॉलो करते हैं एन ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 180. अब इसके बाद अगर क्वेश्चन पढ़े तो इधर है देयर आर 100 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबीज मतलब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है. तो मतलब इंटरसेक्शन करें एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, तो ऐसे कितने लोग हैं 110. तो इंटरसेक्शन में कितने आ गए 110. हमको पूछा क्या है हाउ मेनी डू नॉट हैव द टू हॉबी, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों भी हॉबीज फॉलो नहीं करते. तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बिना कुछ सोच समझे वो जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देंगे. फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ आर यूनियन एस इज इक्वल्स टू एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस. तो ये इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमको एन ऑफ आर यूनियन एस, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू हमको मिलेगी एन ऑफ आर की वैल्यू क्या थी 130 प्लस एन ऑफ एस की वैल्यू क्या थी 180 माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, इसकी वैल्यू थी 110. तो एन ऑफ आर यूनियन एस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 130 माइनस 110. इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा 20, और 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 200. तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 200. तो मतलब यूनियन मतलब जो या फिर तो रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करता है, या फिर तो स्काई वॉचिंग फॉलो करता है, या फिर तो दोनों फॉलो करते हैं, ये हो जाएगा यूनियन. तो अगर हम टोटल में से ये जो टोटल है उसमें से अगर हम यूनियन को माइनस कर दें तो हमको ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. तो अब हम लिखेंगे नाउ स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो एनी हॉबी, और इसके आगे हम लिखेंगे एन ऑफ जो यू था यूनिवर्सल सेट में से अगर हम एन ऑफ आर यूनियन एस माइनस कर दे तो इसका वैल्यू हो जाएगी 220 माइनस 200. तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, और ये क्या है, सपोज ये जो है जो नहीं फॉलो करता है और इसको मैंने मार्क कर दिया सपोज, या फिर तो हम डायरेक्टली कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 220 माइनस 200 विच इज इक्वल्स टू 20. तो ऐसे स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो एनी हॉबी इज इक्वल्स टू 20, मतलब ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं जो ना ही स्काई वॉचिंग फॉलो करते हैं और ना ही रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते हैं. अगर हम इसको लिख देते हैं बी डी, मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों भी एक्टिविटीज दोनों भी हॉबीज फॉलो नहीं करते वो डी, तो एन ऑफ डी क्या हो जाएगा, एन ऑफ डी इज इक्वल्स टू 20. तो मतलब इस ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया. अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, मतलब ऐसे स्टूडेंट तो सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते हैं. तो हम लिखेंगे रॉक क्लाइंबिंग. तो ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग फाइंड करते हैं. तो अगर हम सिर्फ ये जो गिवन है एन ऑफ आर ये वाला टर्म में से अगर हम ये टर्म माइनस कर दें,
इंटरसेक्शन क्या था कि जो दोनों फॉलो करता है, और आर क्या था कि जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं फॉलो। तो अगर हम रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करने वालों में से जो दोनों फॉलो करते हैं उसको माइनस कर दे तो वो हमको मिल जाएगा सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करने वाले। तो दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एन ऑफ आर की वैल्यू थी 130 माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, इसकी वैल्यू थी 110। इसको जब हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20। और सिंपल सेम तरीके से हम स्काई वॉचिंग का कर देंगे। स्काई वॉचिंग करें तो ये है एन ऑफ आर, सॉरी एन ऑफ एस। रॉक क्लाइंबिंग के लिए एन ऑफ आर था, तो स्काई वॉचिंग के लिए एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 110, तो इसकी वैल्यू है 70। तो हम इधर फाइनल आंसर लिख देंगे। फाइनल आंसर में लिखेंगे कि जो दोनों भी फॉलो नहीं करते वो 20 है। 20 स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलो एनी हॉबी। फिर उसके बाद जो 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली, रॉक क्लाइंबिंग ओनली। और इसके बाद ओनली 70 स्टूडेंट्स फॉलो स्काई वॉचिंग ओनली, स्काई वॉचिंग ओनली। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 5th क्वेश्चन है, उसके ऊपर बढ़े तो उधर लिखा है ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। मतलब हमको ये जो वेन डायग्राम गिवन है उसकी हेल्प से हमको ये जो बाकी के सारे सेट्स है जैसे सेट ए, सेट बी, ए यूनियन बी, इन सबको हमको लिखना है ये वेन डायग्राम की हेल्प से। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट इसमें हमको बोला है सेट ए, सेट ए, और सेट ए को हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हमको सेट ए में मतलब वेन डायग्राम के सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स थे उसको हमको सेट के फॉर्म में इधर लिखना है। तो इधर हम देखें तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, एक्स वाई जेड, ये तो ए के अंदर है ही, लेकिन ए के अंदर एम और एन भी है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैंने आपको ये पहले क्लियर किया था। ए के अंदर हमारे पास एक्स वाई जेड एम एंड एन मतलब 5 एलिमेंट है हमारे पास सेट ए के अंदर। अब सिमिलर तरीके से हम सेट बी भी देख लेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है सेट बी का, सेट बी एंड बी विल बी इक्वल्स टू, और हाँ जो हम जब भी सेट लिखेंगे तो हमेशा हमको ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हमको सेट लिखना है। अगर हम नॉर्मल ब्रैकेट बनाए या फिर बॉक्स ब्रैकेट बनाए तो फिर उससे हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम सेट बी लिख लेंगे। सेट बी के अंदर हम देखें तो पी क्यू आर ये 3 एलिमेंट्स तो है ही, लेकिन इधर भी एम और एन दोनों है, क्योंकि ये जो एम और एन है ये इंटरसेक्शन है ए और बी का, मतलब ये दो कॉमन एलिमेंट्स है ए और बी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर एम एंड एन और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। मतलब हमने यहाँ पर सेट ए और सेट बी दोनों अच्छे से कह दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन में जब ये बोला तो याद रखना है कंबाइंड, मतलब हम जब थर्ड वाला लिखेंगे सेट ए यूनियन बी मतलब हमको ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। तो ए के कौन से एलिमेंट्स है, एक्स वाई जेड एम एन एम एन, और बी के कौन से एलिमेंट्स थे, पी क्यू आर एम एन, पी क्यू आर एम एन। लेकिन अब हम इधर देखें कि ये जो m है ये 2 बार रिपीट हो रहा है और n है ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन हमारा जो रूल था, सेट्स का रूल था, जो हमारा बेसिक एकदम फंडामेंटल रूल था, वो क्या बोलता है कि एक सेट के अंदर 2 वैल्यूज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर इधर m और n दोनों रिपीट हो रहा है तो हम एक m और n को कैंसिल कर देंगे। तो वी विल कैंसिल 1 m एंड 1 n। और अब ये जो सेट हुआ ये हो गया सेट ए यूनियन बी। नेक्स्ट
फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब हर एक सेट का सबसे बड़ा वाला सेट। मतलब जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर सेट ए भी आ जाएगा, उसी के अंदर सेट बी भी आ जाएगा, और जो ए और बी के अंदर नहीं आ रहे वो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट मतलब ही ये होता है कि ये सबसे बड़ा वाला सेट होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ सेट यू। सेट यू मतलब यूनिवर्सल सेट, एंड यू क्या हो जाएगा, यू विल बी इक्वल्स टू हर एलिमेंट, मतलब ये जो पूरा बॉक्स है ये बॉक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट वो हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट के। ये बॉक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन और एस टी, मतलब ये जो जितने भी एलिमेंट्स है वो सब हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या था, एस और टी, तो हम यहाँ पर एस टी भी लिख देंगे, एस एन टी, एंड वी विल क्लोज द ब्रैकेट। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब अगर कोई सेट है जिसके अंदर स्पेसिफिक वैल्यूज है तो उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो उसका ओरिजिनल सेट है उसकी कोई भी वैल्यूज नहीं रहेगी। मतलब अगर सेट ए के अंदर है एक्स वाई जेड एम एन, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारी वैल्यूज रहेगी जो एक्स वाई जेड एम एन को छोड़कर है। मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में दोनों में कभी भी सेम वैल्यूज नहीं रहेगी। तो हम एक्स वाई जेड एम एन को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी वैल्यूज है वो सब हम लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एम एन को छोड़कर सारे एलिमेंट्स, मतलब पी क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस एन टी, पी क्यू आर एस टी, एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट सिक्स वाला क्वेश्चन देखें। इधर बी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब बी के जो एलिमेंट्स है वो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं रहेंगे, मतलब बी और बी कॉम्प्लीमेंट ये दोनों अलग अलग सेट्स रहेंगे। बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, सबसे पहले ये जो अंडरलाइन किए गए हैं उसको इरेज कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि बी के अंदर कौन से एलिमेंट है। बी के अंदर है पी क्यू आर एम एन, मतलब पी क्यू आर एम एन को छोड़कर हमको बाकी सारे सेट्स को बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिख देना है। तो ये कौन से सेट है, मतलब एलिमेंट है एक्स वाई जेड एस और टी। इधर हम लिख देंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एस एंड टी। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। ये मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मतलब इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन के अंदर पूरा के पूरा प्रैक्टिस सेट कवर हो जाता है। फिर उसके बाद में हम ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, सेवेंथ क्वेश्चन, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमने यहाँ पर क्या देखा था, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या था, एक्स वाई जेड एम एन और पी क्यू आर। अब ए यूनियन बी का द होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर है उसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में वो हो जाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स वाई जेड हमको कौन से एलिमेंट्स छोड़ना है, इसको एक बार देख लेंगे। ये छोड़ना है एक्स वाई जेड एम एन और पी क्यू आर, ये सारे एलिमेंट्स को हमको छोड़ना है। तो हमारे पास बचा क्या एस और टी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एस कॉमा टी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर पूरा के पूरा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.4, उसको हमने टोटली कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर तो अभी खत्म हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।